हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं एसआरटीएफ या प्रिमिटिव एसजेएफ की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एसजेएफ शेड्यूलिंग के बारे में, जो कि एक नॉन प्रिमिटिव टाइप की शेड्यूलिंग थी। और इसमें ऐसा होता था कि नंबर ऑफ द प्रोसेसेस जो भी एग्जीक्यूट होने के लिए आए हैं उसमें हम बस टाइम जिसका सबसे कम होता था सीपीयू उसको पिकअप करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, और क्योंकि वो नॉन प्रीएम्पशन है वो उसको एग्जीक्यूशन करने के बाद बाहर निकाल देगा। मतलब एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू में जाएगा तो उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होने के बाद ही बाहर निकलेगा। मतलब वहां पर प्रीएम्पशन या कॉन्टेक्स्ट स्विच जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रिमिटिव एसजेएफ की, व्हाट इज एक्चुअली मींस, इसका मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ द प्रोसेसेस सीपीयू में आएंगे जैसे कि पहले आते थे, उसमें जो सबसे छोटा होगा हम उसको सबसे पहले उठाएंगे और सीपीयू उसको एक एक टाइम फ्रेम तक यानी एक एक टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा हो सकता है कि जब उसको एक टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट कर लिया गया उसी टाइम कोई दूसरा प्रोसेस अराइवल में पहुंचा और उसका बस टाइम उसके बचे हुए पहले वाले बचे हुए एग्जीक्यूशन टाइम से या पहले बचे हुए बस टाइम से कम है, तो तब सीपीयू उस पर्टिकुलर जॉब को प्रिम्प्ट कर देगा, यानी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देगा और फिर दूसरी छोटी जॉब को एग्जीक्यूशन में ले लिया जाएगा। और ऐसा हम हर एक प्रोसेस के साथ देखेंगे। इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर होने वाला है। आइए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। देयर आर 5 प्रोसेसेस, अराइवल टाइम दिया गया है 0 1 1 3 5 एंड द बस टाइम गिवन रेस्पेक्टिवली 4 2 3 2 4। आइए उसको समझ लेते हैं। यहां पर भी क्योंकि हम प्रीएम्पशन की बात कर रहे हैं तो रेडी क्यू को बनाना जरूरी रहेगा। रेडी क्यू में देखते हैं, अभी सीपीयू में 0 टाइम है, अभी रेडी क्यू में भी 0 टाइम है। देखते हैं कि क्या कोई प्रोसेस अराइवल टाइम 0 पर पहुंचा है। हाँ जी, P1 पहुंचा है। P1 पहुंचा है विद द 4। क्या कोई दूसरा भी पहुंचा है? नहीं। तो जब एक ही पहुंचा है प्रोसेस रेडी क्यू में तो सीपीयू जाहिर सी बात है उसी को उठाएगा बिना टाइम वेस्ट किए, और इसको उठा लिया गया। अब यहां पर एक सजेशन दिया जाता है कि आप इसको 1 टाइम यूनिट के स्लाइस में बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हो सकता है कि जब इसका टाइम फ्रेम 1 होगा, जब इसकी टाइम यूनिट 1 होगी तो दूसरा कोई प्रोसेस जो कि अराइवल टाइम 1 पर पहुंच रहा है उसका जो बस टाइम है वो कंपैरेटिवली इसके बस टाइम से छोटा होगा। तो इसी को हम बेसिकली प्रिमिटिव एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग बोल रहे हैं, या एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी जिसका टाइम अब सबसे कम रह जाएगा उसको बेसिकली हम फर्स्ट चांस देंगे, यानी सीपीयू बेसिकली फर्स्ट चांस देगा। आइए इसको समझ लेते हैं। हमने P1 को एग्जीक्यूशन के लिए लिया क्योंकि और कोई यहां पर बेसिकली कंपटीशन में नहीं था, इसको लिया सिर्फ 1 सेकंड तक के लिए। 1 सेकंड तक के लिए लिया तो यहां पर बेसिकली 1 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद अब इसको बस टाइम 3 रहेगा, यानी अभी इसको 3 टाइम यूनिट्स और चाहिए अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए। लेकिन वहीं पर अभी आप देखिए, जब इसको हमने एग्जीक्यूशन के लिए लिया था यहां पर, तभी उसी टाइम फ्रेम पर 1 टाइम पर बेसिकली 2 प्रोसेस P2 एंड P3 अराइव हो गए विद द बस टाइम 2 एंड 3, यानी P2 एंड P3 बेसिकली पहुंच चुके हैं रेडी क्यू में। अभी अब आप यहां पर देखिए, यानी हमारे पास अब कंपटीशन में 3 चीजें हो गई हैं। यानी जो पहले हमारे पास P1 प्रोसेस हो रहा था, P2 प्रोसेस हो रहा था, P3, तो क्या P1 को प्रीएम्पशन करना जरूरी है? ये अभी इस वजह से पता लगेगा क्योंकि 1 सेकंड तक आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो 4 में से 3 बस टाइम इसका बचा है। ये तीनों अभी अब कंपटीशन में है, 3 2 3। इन तीनों में जो भी सबसे छोटा बस टाइम है सीपीयू बेसिकली उसको पिकअप करेगा। अब ऐसा हो सकता था कि इसका पिकअप टाइम, इसका ही बस टाइम सबसे छोटा रहता, मान लीजिए ये 4 होता, ये 5 होता, तो यानी इसका ही 4 रहता, इसका ही बेसिकली सबसे छोटा होता, तो सीपीयू इसको कंटिन्यू करता। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें अदर देन P1, P2 या P3 इनमें से कोई सा भी एक प्रोसेस P1 से छोटा मिल रहा है, तो P1 को यहां पर सीपीयू बेसिकली प्रीएम्प्ट कर देगा और रेडी क्यू में भेज देगा। आप समझ रहे हैं? यहां पर रेडी क्यू में इसको भेज दिया जाएगा, और क्योंकि P2 सबसे छोटा है इन तीनों में, इसको एग्जीक्यूशन के लिए लिया जाएगा और फिर से हम यहां पर 1 टाइम यूनिट के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यानी P2 को 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट किया गया। जब 1 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट किया गया तो अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम यूनिट है वो 1 रह गई। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि जब यहां पर टाइम यूनिट 2 रही तब क्या कोई और प्रोसेस पहुंचा है? जी नहीं। P4 3 पर पहुंच रहा है, P4 5 पर पहुंच रहा है, यानी 2 पर अभी कोई भी अदर प्रोसेस नहीं पहुंचा, यानी ये तीनों ही कंपटीशन में थे। जब कंपटीशन में ये तीनों ही हैं, फिर से इन तीनों के बस टाइम को ऑब्जर्व करेंगे, 3 1 3, यानी अभी भी P2 का बस टाइम सबसे छोटा पाया गया, यानी P2 को बेसिकली कंटिन्यू किया जाएगा फॉर 1 सेकेंड। हमने इसको 1 सेकेंड तक के लिए एग्जीक्यूट किया एंड ये बेसिकली बाहर हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया पूरी तरह से, यानी P2 बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोसेस से, यानी
लड़ाई से बाहर हो गया। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब बेसिकली देखा जाए 3 यूनिट पर कोई और पहुंचा है क्या? हाँ जी, P4 पहुंच गया विद द टाइम यूनिट विद द बस टाइम 2। 3 टाइम यूनिट पर विद द बस टाइम 2 P4 पहुंच गया है। यानी अब बेसिकली 1, 3, 4 कंपटीशन में है। तो अब इनके बस टाइम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। 3, 3, 2। सरप्राइजिंगली आप देख रहे हैं यहां पर P4 की एग्जीक्यूशन जो कि अभी अभी आया है, उसको सीपीयू चांस देगा एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। तो 3, 3 वाले प्रोसेस अभी भी वेट करेंगे रेडी क्यू में, और P4 क्योंकि जो अभी अभी आया था उसका बस टाइम सबसे छोटा है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मैं फिर से बात करूंगा 1 सेकंड के लिए। यहां पर हम एग्जीक्यूट करेंगे P4 को एग्जीक्यूट किया गया 1 सेकंड के लिए। तो यहां पर अब इसका बस टाइम रह गया 1। अब देखिए यहां पर क्या अराइवल टाइम, यानी 4 टाइम यूनिट पर क्या कोई और प्रोसेस पहुंचा है? जी नहीं, ये 5 पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब अभी और कोई नहीं पहुंचा, यानी फिर से कंपटीशन किस किस के बीच में है? P1, P3, P4। फिर से देखें इनके बस टाइम 3, 3, 1। सबसे छोटा यही पाया गया, इसी को कंटिन्यू करेगा सीपीयू। तो सीपीयू ने इसको कंटिन्यू करा अगले 1 सेकंड तक, और ये बेसिकली 1 सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद लाइकवाइज ऑफ P2 प्रोसेस से बाहर हो गया, कंपटीशन से बेसिकली बाहर हो गया, या रेडी क्यूज से बाहर हो गया, क्योंकि इसका कंप्लीशन पूरा हो गया है। आगे चलते हैं 5 अराइवल टाइम पर, यानी 5 टाइम यूनिट पर बेसिकली P5 पहुंचा विद द बस टाइम 4। यानी अब हमारे पास एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, और एक ये बचा है। अब आप देखिए इन तीनों में ऑब्जर्व करें, यानी तीनों प्रोसेस कंपटीशन में है। इन तीनों के बस टाइम को ऑब्जर्व करिए 3, 3, 4। तो जाहिर सी बात है 3, 3 ही हमारे पास छोटे हैं, 4 तो कंपटीशन से अभी बाहर ही समझिए, क्योंकि इसका बस टाइम इन दोनों से बड़ा है। तो P5 को अभी हम प्रोसेस नहीं करेंगे। बात आ जाती है इन दोनों पर। अब इन दोनों के टाइम जो है सबसे छोटे बचे हैं। अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास बस टाइम सबसे छोटे हो, या बेसिकली हम ऐसी कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में फंस जाए कि हम बेसिकली करें क्या, तो हम यहां पर देखते हैं अराइवल टाइम जिसका पहले होगा वो वाला प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू द्वारा पिकअप किया जाएगा। दोनों ही हमारे पास 3-3 बचे हैं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम हम इन दोनों में से P1 को बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए पिकअप करेंगे। तो P1 को एग्जीक्यूशन के लिए पिकअप किया गया, और अब अगले 1 सेकंड तक पिकअप कर दें, इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो यहां पर बचा 2, और फिर से देखें 2, 3, 4, यानी अब यही छोटा मिलने वाला है। अब इसको गौर करिएगा कि जब एक बार इसको एग्जीक्यूशन के लिए लिया और हम शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली जब इसको एग्जीक्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है इसका टाइम कम ही बचने वाला है। तो यानी अब बेसिकली P1 बेसिकली पूरी तरह से प्रोसेस होकर बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहां पर इसको एक साथ ही लिख देता हूं, 5 से लेकर के अगले 3 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये बेसिकली यहीं से बाहर हो गया, एंड देन 0 टाइम फ्रेम बचा। अब बात कर लेते हैं, यानी ये भी बाहर हो गया। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए 2 की। तो P3 एंड P5 इन दोनों के जो बर्स्ट टाइम है कंपैरेटिवली 3 एंड 4 है, शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं। देन P3 इज द शॉर्टेस्ट, तो P3 को पूरा उठाया जाएगा, एंड देन विल बी एग्जीक्यूटिंग, सीपीयू इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल देगा, एंड देन एग्जीक्यूट कर देगा अगले 3 सेकंड तक के लिए। तो यानी 11 टाइम फ्रेम पर P3 एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। और जो लास्ट में बचा P4, सॉरी माफ कीजिएगा P5, इसका जो बस टाइम था 4, अब ये एग्जीक्यूशन में लिया जाएगा सीपीयू के द्वारा, यानी P5 को लिया गया और 4 सेकंड में यानी 11 to 15 इसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकाल दिया गया। आई होप कि आपको ये सारा का सारा मैकेनिज्म क्लियर हुआ है। गैंट चार्ट को मैं फिर से कह रहा हूं कि गैंट चार्ट को बहुत ध्यान से बनाना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप बाकी सबकी सब वैल्यूज को आसानी से निकाल पाए। आइए देख लेते हैं यहां पर सीटी, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम क्या आने वाला है। हमने यहां पर हेडिंग डाली है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं फॉर्मूला यहां पर लिखे हुए हैं, एंड देन कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम कैन बी कैलकुलेटेड इजिली। गैंट चार्ट से हम अभी देख लेते हैं कि कब हमारे इसके कंप्लीशन टाइम क्या आ रहे हैं। सबसे पहले P1 की बात करते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कहां पर है? P1 यहां पर हमारा कंप्लीट हो रहा है, आया ये पहले भी है लेकिन ये कंप्लीट यहां पर हो रहा है, एंड देन इट्स कंप्लीशन टाइम इज 8। ओके, P2 का कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। P2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, एंड देन आगे कहीं नहीं है, तो P2 यहीं पर खत्म हुआ विद द कंप्लीशन टाइम ऑफ 3। P3 की बात कर लेते हैं। P3 कहां पर खत्म हुआ है? P3 बेसिकली 11 पर फिनिश हुआ, P4 5 पर फिनिश हुआ, एज वेल एज P5 सबसे लास्ट में 15 पर फिनिश हुआ। आपको इसमें सबसे लास्ट वाला देखना होता है, क्योंकि हम प्रिमिशन की बात कर रहे होते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की, तो हम सबसे लास्ट में जब भी जिस भी प्रोसेस का सबसे लास्ट वाला जो कंप्लीशन टाइम है वही इसका टाइम फ्रेम बनने वाला है।
आइए बात कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 8 minus 0 which is 8, 3 minus 1 2, 11 minus 1 10, 5 minus 3 2, 15 minus 5 which is 10। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गया है, बस टाइम हमारे पास आ गया है, हमें दिया हुआ है पहले से। तो 8 minus 4 which is 4, 2 minus 2 0, 10 minus 3 7, 2 minus 2 0, 10 minus 4 6। रेस्पॉन्स टाइम की बात करें, रेस्पॉन्स टाइम इज नथिंग बट जब ये प्रोसेस पहली बार, जब कोई भी प्रोसेस सबसे पहली बार एग्जीक्यूशन में लिया गया माइनस अराइवल टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम P1 की बात करें तो P1 को सबसे पहले एंटरटेनमेंट दिया गया, सीपीयू ने 0 टाइम फ्रेम पर ही उसको एंटरटेन कर लिया था, यानी चांस दे दिया था एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड देन अराइवल टाइम को माइनस किया जाएगा, तो 0 minus 0 विच इज 0। P2 की बात करें, P2 को सबसे पहली बार रेस्पॉन्स दिया गया 1 टाइम यूनिट पर 1 और उसका अराइवल टाइम था 1 minus 1 विच इज 0। P3 की बात करें तो P3 को सबसे पहली बार यहीं पर जगह मिली है विच इज 8 टाइम यूनिट पर उसको रेस्पॉन्स दिया गया 8 एंड अराइवल टाइम था 1 विच इज 7। बात कर लेते हैं P4 की। P4 को यहां पर सबसे पहली बार एग्जीक्यूशन में लिया गया 3 minus 3 विच इज 0। एंड देन फाइनली P5 को सबसे पहली बार एग्जीक्यूशन में 11 टाइम फ्रेम पर लिया गया 11 माइनस अराइवल टाइम विच इज 5 मींस 6। अब इन सबके एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग दी एवरेज ऑफ देम। हमने यहां पर कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम के टोटल्स को कैलकुलेट कर लिया है विच इज 42, 32, 17 एंड 17। ये दोनों सेम आ रहे हैं हमारे पास। देन वी विल बी कैलकुलेटिंग दी एवरेज। तो 42 विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द प्रोसेसेस। नंबर ऑफ द प्रोसेसेस आर 5। तो 42 डिवाइडेड बाय 5, तो हम इस तरह से एवरेज कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज 8.4। Now average turnaround time which is 32 divided by 5 which is 6.4 and average waiting time and response time क्योंकि दोनों सेम थे तो एक ही जगह कैलकुलेट कर दिया गया है 17 divided by 5 which is 3.4। So this is how the SRTF which is called not preemptive SJF CPU scheduling takes place। बेसिकली यहाँ पर हमें गैंट चार्ट को ही बहुत ध्यान से बनाना है और गैंट चार्ट सॉल्व होते के साथ ही आप इन सारी की सारी वैल्यूज को बहुत इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आपको SRTF प्रिमिटिव शेड्यूलिंग समझ में आई है। थैंक यू सो मच।